जिनको बोलना होगा केवल उन्हीं का माइक ऑन रहेगा। कंटिन्यू सर। सर वो संसद की बैठक बुला सकता है, और जब भी लोकसभा का प्रथम सत्र स्टार्ट हो, जैसे नया लोकसभा बनता है प्रथम सत्र स्टार्ट हो, तो भी वह राष्ट्रपति वहाँ पे बुलाता है और अधिवेशन को संबोधित करता है। या तो फिर जब भी प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को भी वह संबोधित करता है सर। और जब सत्र समाप्त होता है तो उसके समाप्ति में भी जो लास्ट संबोधन होता है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। और सर जो इसके लिए संवैधानिक वर्ड राष्ट्रपति है ना? हाँ, हाँ सर संवैधानिक वर्ड है। तो प्रॉपर आह्वान सर संवैधानिक वर्ड का मतलब इस्तेमाल कौन करेगा? जब सर वो शुरुआत करता है सर उसको आह्वान बोलते हैं। आह्वान आह्वान सत्र करता का है। आह्वान और जब करना और समाप्त सत्र करता है का सर उसका आह्वान संबोधित संबोधित समापन करने सर, को क्या कहते हैं? सत्र का समापन संबोधित। संबोधित करने को समापन कहते हैं। नहीं क्या सर, कहते हैं? संबोधित करने को सत्र का अभिभाषण आह्वान कहते कहते हैं हैं। सर, जो शुरुआत में होता है सत्र का अभि अभिभाषण है सर, अभिभाष अभिभाषण के राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होती है। हाँ सर। ठीक है, जनरली ये बजट सत्र से यस सर। होता है। ठीक है, इसके अलावा जो संयुक्त यस सर। अधिवेशन होता है उसके संदर्भ में भी संयुक्त राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, संयुक्त बैठक जो को भी यही बुलवाता है। और रा, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की बात हो या फिर यस लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सर। सदस्यों की नियुक्ति की बात हो, ये सभी सर जो बस है दो से इसकी एक विधायी कार्य। अब दुलवा वाला सर वो खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे या ना बोलेंगे सर? किसको? लोकसभा में जो मनोनयन वाला जो है वो तो खत्म हो गया सर, तो इसको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप छोड़ दीजिए, काहे बोलिएगा। और सर फिर सर अगर कोई सांसद अयोग्य घोषित होता है तो उसका जो राष्ट्रपति जो है वो सलाह लेते हैं चुनाव आयोग से कि यह अयोग्य है या नहीं अयोग्य है, या फिर उसके बाद ही कोई कार्य किया जाता है। अब सर जब भी आती है विधायी कार्य में, जैसे कोई भी विधेयक वगैरह जो है वह जब पारित होता है तो सब लास्ट में वो पारित दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह मतलब विधेयक जो है कानून में बदलता है। इस संदर्भ में आप ये बताइएगा कि या तो स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है या यस सर। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यस ठीक सर। है, यस सर। या यस पॉकेट विटो वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो नहीं करना है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यस सर। बस ये 3 चीजें उसमें। इसके अलावा जो विधायी शक्तियां हैं उसमें अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो विधायी शक्तियां हैं उसकी। और यस फिर जो विभिन्न रिपोर्ट हैं, जैसे सीएजी का रिपोर्ट है, जैसे और चुनाव सी आयोग का रिपोर्ट है, वित्त आयोग का रिपोर्ट है, वित्त आयोग ये सभी संसद के पटल पर रखवाने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बताइए। सर सर इसके बाद इसकी न्यायिक शक्तियां आती है, और न्यायिक कार्यकारी शक्तियां में शक्तियां कहाँ चला गया? मतलब सर मैं सीरियल वाइज से नहीं कर पाया हूँ, मतलब जो आ रहा है सर वही बता। सीरियल वाइज क्यों, ऐसा क्यों होता है? सीरियल जब वाइज ओके आपको सर। प्रेजेंटेशन यस आपकी सर। सीरियल वाइज होनी चाहिए ना। यस सर। यस सर। सर इसके बाद कार्यकारी शक्तियां आती हैं। कार्यकारी शक्तियों में सर जितने भी भारत सरकार के जो भी संबंधित जो कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जो भी नियम बनता है सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है सर। और वह जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे सलाह पर। अन्य हाँ सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है सर। और नियुक्ति में सर वो और भी कई पदों पे नियुक्ति करता है, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गए, सीएजी हो गए, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, उनकी भी नियुक्ति करते हैं।
और और सर अगर किसी भी बात पे किसी भी जो राष्ट्रपति को लगे कि ये बातें जानने के हो और प्रधानमंत्री से किसी भी बात को या किसी मंत्री की बातों को पूछ सकता है सर। पूछ सकता नहीं, जानकारी प्राप्त करने की बात जानकारी कर प्राप्त कर सकता। सकता है। यस सर, मांग कर सकते हैं। और सर कुछ और भी ठीक है, शक्तियां होती है जैसे। हाँ यस सर। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट में वित्तीय सर शक्तियां बताइए। वित्तीय शक्तियां सर, वित्तीय शक्तियां सर, जैसे कि सबसे पहला सर धन विधेयक। धन विधेयक को सर जब भी लोकसभा के पटल पे रखा जाता है तो रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है सर। और धन विधेयक में सर जो भी बजट होता है सर, बजट रखे जाने से पूर्व ही राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब पूर्वानुमति जरूरी होती है सर। और सर राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि का अधिकार होता है। मतलब आकस्मिक निधि से जो भुगतान की व्यवस्था हो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा सर। और वित्त आयोग की भी इसके हर अलावा 5 साल में, प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सर। जो कि वित्त आयोग के और द्वारा ही, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा का जो होता है सर वो किया जाता है। और उसके बाद उसके बाद सर सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां सर, वह वित्त आ, शक्तियों में बजट बजट को संसद के पटल पे रखता है। हाँ सर ये बोला था। ठीक है, नॉइज ज्यादा नहीं आ यस रहा सर, ना? ठीक है सर, आवाज आ रही सर। हल्का हल्का फल्का है। चलिए, चलने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई नहीं दिक्कत नहीं है सर, उतना हम लोग सुन लेंगे अभी। ठीक। सर। चलिए, न्यायिक शक्तियां बताइए। सर न्यायिक शक्तियां में सर सबसे पहला तो सर सुप्रीम कोर्ट से के जज से, मतलब उच्चतम न्यायालय से या सीजीआई से वह किसी भी न्यायिक जानकारी मांग सकते हैं। अगर कोई फैसला हो या कुछ भी हो तो उनको लगे कि यह इस पे कानूनी सलाह सलाह की जरूरत है तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं किसी भी। बट उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है सर। और ठीक है, एक और सर बताइए। एक और सर एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हाँ नियुक्तियां सर, करना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ठीक है। न्यायालय के जजों की नियुक्ति करते हैं। और उच्च ठीक है। न्यायालय के उच्च संघ न्यायालय के संघ सूची के जजों की विषय नियुक्ति। संघ सूची के विषय पर दंडित व्यक्ति के लिए जो 5 प्रकार के क्षमादान दिए गए हैं, उसका यस अनुप्रयोग सर। करना। ठीक है। ओके ओके। कूटनीतिक शक्तियों में क्या आएगा? तो कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। संधि वगैरह हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौते हैं। ठीक है। यस सर। और साथ ही साथ जो राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति वगैरह है, ये सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यस सर। सैन्य शक्तियों के बारे में जहाँ बात करते हैं तो सैन्य शक्ति में क्या है? सर्वोच्च सर वो सेनापति होता है। सर्वोच्च कमांडर होते हैं। यस सर। ठीक है। और यस। आपातकालीन शक्तियों में क्या है? तो आपातकालीन शक्तियों में 3 आपातकालीन शक्तियां हैं सर। पहला ठीक है, है राष्ट्रीय आपातकाल थ्री बावन फिफ्टी टू बावन छप्पन, 52 और यस सर, 60 बावन की जब छप्पन बात करते हैं। 60। ठीक है। यस सर। तो ये चीजें क्या है, उसके राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है राष्ट्रपति टॉपिक में किसी को? नो सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक क्या था? बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
राज्य विधानमंडल विधानमंडल और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संदर्भ में। चलिए, तो राज्यपाल की बात करते हैं। चलिए, राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है बताइए। चलिए, नोट्स भेज देता हूं पहले आप लोगों को। राज्यपाल के बारे में सर क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन है सर राज्यपाल से कि राज्यपाल से भारत क्या में क्या क्वेश्चन पूछा है? राज्य की राजनीति में राज्यपाल, वही बोल रहे हैं सर, 64वीं में पूछा है, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह एक केवल कठपुतली है? 64वीं बीपीएससी में। उसके बाद सर बिहार से क्वेश्चन है कि बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियां तथा वास्तविक शक्तियों का वर्णन कीजिए। लिखवाने का काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सर, नोट्स पहला भेज है दिया आप लोगों क्वेश्चन को। राज्यपाल से। ठीक है, ओके सर। चलिए लिखवाइए, क्वेश्चन लिखवाइए। क्वेश्चन सर लिखवा रहे हैं सर। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीतिक में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। थोड़ा धीरे धीरे लिखाइए। ठीक ठीक। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? भारत में राज्य की राजनीति में, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेषकर बिहार के संदर्भ में, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। विशेषकर बिहार के संदर्भ में। पूर्ण विराम। अनिल माइक ऑफ कर लीजिए अपना। सॉरी सर। इसके बाद लिखिए, क्या वह केवल एक कठपुतली मात्र है? क्या वह केवल एक कठपुतली मात्र है? ठीक है, तो ये क्या थे? पहला क्वेश्चन था, और इसी कठपुतली शब्द को लेकर जो है राजभवन से नोटिस चला गया था किसको? बीपीएससी को, और इसके परिणाम स्वरूप इस क्वेश्चन को शायद हटाना पड़ा था या उस स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा था, और फिर जो सेटर है उसको क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट 64वीं में सर आया था। हाँ 64वीं में ये ये 64वें क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर बोलिए। आपको, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, बिहार में बिहार की राज्यपाल की राजनीति में शक्तियों, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों और वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। ये आया था सर 60 से 62वीं बीपीएससी में।
बिहार राज्य की राजनीति में राज्यपाल की राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। राज्य की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों और उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट। तिरपन से 55वीं में क्वेश्चन है सर। राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, और कोई क्वेश्चन है? बोलिए। एक है सर और कोई क्वेश्चन 41वीं पूछा है? यूपीएससी में। हाँ सर 41वीं में क्या है? पूछा है सर 41वीं में। राज्यपाल की शक्तियों की बोलिए। विवेचना करें। वही क्वेश्चन राज्यपाल है, की बोलिए, शक्तियों की हटाइए। विवेचना करें। क्वेश्चन में नया पढ़ नहीं है कुछ। चलिए, तो क्वेश्चन को देख के क्या लगा? इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात क्या बातें समझ स्पष्ट हुई? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग नीरज। कहाँ थे, सोए हुए थे? परिवार के साथ जन्माष्टमी का आनंद ले रहे थे? बोलिए। लेफ्ट हो गए फिर से। चलिए, तो इस प्रश्न को देखने के बाद क्या बातें स्पष्ट हुई? क्या क्या बातें स्पष्ट हुई, बताइए। सर राज्यपाल की शक्तियाँ इम्पोर्टेंट है सर बिहार के संदर्भ में। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां इंपोर्टेंट है, और राज्य में उनकी भूमिका, बिहार में उनकी भूमिका के संदर्भ में, और बताइए। और उनकी वास्तविक स्थिति का, राज्यपाल की जो वास्तविक क्या स्थिति है इसके बारे में। वास्तविक स्थिति क्या है, यानी संवैधानिक स्थिति उसकी क्या है। ठीक है, और सब टॉपिक लिखिए आप लोग। इस प्रश्न का जो मेन टॉपिक है उसको लिख लीजिए। पहला, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, ऐसे लिख लीजिए। पहले की योग्यता, टॉपिक लिखिए क्या क्या देखना है आप लोगों को। योग्यता, योग्यता के बाद लिखिए संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, फिर कार्य एवं शक्तियां,
कार्य एवं शक्तियां कार्य एवं शक्तियों के बाद लिखिए उसकी संवैधानिक स्थिति, तो लिखवा दिए सर संवैधानिक स्थिति। सर फिर से बोलिएगा, आवाज आवाज कट रहा है सर। न्यायिक निर्णय, विभिन्न न्यायिक निर्णय, कार्य एवं शक्तियां के बाद कार्य एवं शक्तियों के बाद लिखिए पद के विवादित होने के कारण, ठीक है, पद के विवादित एक होने बार के रिपीट कारण। करिए सर, समझ में नहीं आया। पहला टॉपिक क्या लिखिए? योग्यता। योग्यता, दूसरा दूसरा लिखे संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति, ठीक तीसरा है, यानी कार्य कि एवं शक्तियाँ महत्वपूर्ण जो उसके बाद। संविधान है संवैधानिक, इसमें ये मतलब हो गया इसका कि जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रोविजन है इसको लेकर, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हो गया कार्य एवं शक्तियां। तो कार्य एवं शक्तियों में क्या क्या हो जाएगा? तो कार्यकारी शक्तियां हो जाएगी, विधायी शक्तियां हो जाएगी, वित्तीय शक्तियां हो जाएगी, न्यायिक शक्तियां हो जाएगी, ठीक है, विवेकाधीन शक्तियां हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा लिखिए राज्यपाल के पद के विवादित होने का कारण क्या है? राज्यपाल के पद संबंधी विवाद, राज्यपाल का पद संबंधी विवाद के कारण। नेक्स्ट लिखिए विवाद समाधान को लेकर न्यायिक निर्णय, विवाद समाधान को लेकर न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय, फिर लिखिए विवाद समाधान को लेकर विभिन्न आयोग और समितियों की अनुशंसा, विवाद समाधान को लेकर विभिन्न आयोग और समितियों की अनुशंसा, पर्याप्त है इतना? राज्यपाल को लेकर कुछ उदाहरण लिखिए, वर्तमान के कुछ उदाहरण, विवाद के कुछ उदाहरण वर्तमान के। चलिए, बातें स्पष्ट हुई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? भूमिका को दो संदर्भों में आप देख सकते हैं, भूमिका को आप दो संदर्भों में देख सकते हैं राज्यपाल की। पहला, जब वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और दूसरा जब वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इन्हीं दो संदर्भ में भूमिका हो सकती है ना राज्यपाल की।
दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में अंतर कैसे नहीं है? चलिए अंतर बताएंगे आगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है बताइए। इसमें आप लोगों को क्या करना है? राज्यपाल से संबंधित जितना अनुच्छेद वगैरह होगा उसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए इसमें आप लोग करेंगे कि योग्यता संबंधी जो गाड़ी से प्रावधान है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है इसको लेकर इतना कार्य आप लोग करना है होमवर्क के रूप में। टॉपिक जो है इसे आप लोग घर पे करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद क्या क्या है। तो जब हम राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद की बात करते हैं तो पहला विवाद आता है और वो है किसको लेकर? राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर। नियुक्ति को लेकर विवाद है ना, बोलिए। जी सर। बहुत बड़ा विवाद है सर। वो नियुक्ति सर, में विवाद जिस तो है। केंद्र में सरकार रहती है उसी का वो राज्यपाल भेजती है अपने अनुसार। अब देखिए प्रश्न क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विवाद क्या है। तो पहले हम संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं कि इसको नियुक्ति को लेकर, इसकी नियुक्ति को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि कार्यपालिका की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल की विभिन्न राज्यों में नियुक्ति करेगा और वह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यही प्रोविजन है ना। सर। अब प्रश्न उठता है कि हमने राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्यों बनाया? उसको हमने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, यानी कि जिस तरीके से या तो एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हम उसको क्या करते? नियुक्त करते, या जिस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है उस तरीके का हम इस्तेमाल करते। ये दो प्रोविजन तो हो सकते थे ना कि हम सीधे राज्य से, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस तरीके से हम क्या करते? चुनाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते? राज्यपाल का चुनाव करते। और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आखिर हमने इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्यों बनाया? तो चलिए पहले बात पर हम चर्चा करते हैं और पहला बात है इसको निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में। तो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बातें कही गई कि पहला कि राज्य में दो निर्वाचित प्रमुख हो जाते हैं। मान लीजिए कि हम राज्यपाल का भी चुनाव करते और इधर विधानमंडल का भी चुनाव करते, तो ऐसी परिस्थिति में दो निर्वाचित लोगों के बीच क्या होता? संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती, पद और शक्तियों को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती। और दूसरा कि हमने इसे राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला चुनाव प्रणाली है हमने इसको क्यों नहीं अपनाया? तो आपको पता होगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय की परिस्थितियां क्या थी? क्या थी परिस्थितियां उस समय की?
भारत जिस समय आजाद हुआ बहुत उस समय विवादपूर्ण की थी सर। संविधान, उस समय क्या थी? आर्थिक स्थिति सर बिल्कुल अच्छी नहीं एक तो थी। एक तो विभाजन की स्थिति थी सर, दूसरा क्या था, आर्थिक रूप से जस्ट बॉर्निंग इंडिया, वो तो जस्ट बॉर्न हुआ था, और आपसी थोड़ा बहुत मतभेद भी था राज्यों को लेकर सर, चाहे वो क्या कहता है, ये देशी राज्यों को मिलाने के संदर्भ में भी। ठीक है। तो जब हम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी? भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, और टुकड़ों में बटे साथ कई सारे शक्तियां जो थी सर उठा रही थी, भारत को तोड़ने का कार्य कर, और अखंडता के सामने चुनौतियां उत्पन्न कर रही थी। प्रिया, माइक ऑफ कर लीजिए आप। दूसरी एक बात अगर देखें तो इस समय भारत में क्या था? सांप्रदायिक दंगे और शरणार्थियों की समस्या क्या थी? बहुत ही गंभीर परिस्थिति में थी। और तीसरी बात थी कि अभी भारत का जो विभाजन हुआ था उसको लेकर कई सारी चुनौतियां विद्यमान थी, विशेषकर जम्मू कश्मीर को लेकर, विशेषकर हैदराबाद को लेकर, विशेषकर किसको लेकर? आपको यहाँ पे कौन कौन थे? जूनागढ़ को लेकर, और एक और कौन था? जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो कहने का मतलब यह क्या है कि कहीं न कहीं यहाँ पर एक सशक्त केंद्र की भूमिका महसूस की गई, और सशक्त केंद्र की भूमिका के साथ साथ यह भी महसूस की गई कि केंद्र का राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। ताकि क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस समय के संविधान निर्माताओं की प्रथम प्राथमिकता थी कि भारत की एकता और अखंडता का जो हमें संरक्षण करना है, यह हमें इन प्रकारेण किसी भी तरीके से करना है। तो इस कारण से हमने इसे क्या किया? निर्वाचित न करके राष्ट्रपति के नियुक्ति के आधार पर इसे हमने क्या किया? राज्य प्रमुख की बातें, ताकि वो केंद्र के प्रतिनिधि के साथ साथ राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी क्या करे? अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे, और विशेष परिस्थितियों में वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करे। बात स्पष्ट हुई? हाँ सर, लेकिन अभी उस समय का था और अभी के संदर्भ में भी सर, अगर राज्यपाल का अप्रत्यक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कर दिया जाए तो फिर तो केंद्र राज्य संबंध कोई मायने नहीं रख पाएगा ना सर। अभी भी परिस्थितियां कमोबेश वही है ना, कि अभी भी विभाजनकारी जी सर, शक्तियां क्या है जैसे भारत में केरल हो गया, विद्यमान। कर्नाटक हो गया, हम वेस्ट बंगाल का नहीं, स्थिति वो देख रहे हैं चीजें सर। नहीं है। जैसे कि हम बात करें तो अभी भी क्या है? अलगाववादी समस्याएं हैं, अभी भी नक्सलवादी समस्याएं हैं, अभी भी आतंकवाद को लेकर हम क्या है? असुरक्षित महसूस करते हैं। अभी भी हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, समुदाय के नाम पर, आरक्षण के नाम पर हम क्या है? अभी भी एक भारतीय न होकर उपवर्ग में बटे हुए। ठीक है, बात स्पष्ट होगी नीरज? चलिए, तो इस हाँ सर। परिस्थिति में हमने क्या किया? राष्ट्रपति के पद को राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना दिया गया। तो अब विवाद क्या होता है यहाँ? अब विवाद में देखिए तो अभी आपको दिखाई देगा कहाँ पे? पहला, बर्खास्तगी को लेकर या उसके कार्यकाल को लेकर। संविधान में कहीं भी उसके कार्यकाल का वर्णन नहीं है
कि राज्यपाल 5 वर्ष के लिए क्या होगा, कार्य करेगा। और इसको लेकर आपको याद होगा शीला दीक्षित का मामला, जहां पर उन्होंने क्या कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी जब एनडीए की सरकार बनी थी कुछ 2014 में। तो इस कारण से कि अब यहाँ पे पहली बात आ गई विवाद में कि राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर उसके पदमुक्ति तक का जो कार्यक्रम है, जो प्रावधान है, उसको लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे इसका समाधान क्या होना चाहिए। राज्यपाल का जो पद नियुक्ति संबंधी विवाद है या पदमुक्ति संबंधी विवाद है, समाधान की बातें क्या होनी चाहिए। तो पहली बात कहा गया कि किस समय कर लेना चाहिए। ठीक है, तो समाधान के पहली बात क्या कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की सलाह को भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। दूसरी बात कहा गया कि एक निश्चित पदावधि को हमें सुनिश्चित करना होगा और अमूमन ये कितना होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। अभी परंपरा क्या है, अभी परंपरा यह है कि एक तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह रहता है, और दूसरा कि जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होता है और जब सरकार बनती है तो सरकार क्या है, अपने राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का या अपने राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, राज्यपाल के पद पर व्यक्तियों को मनोनियुक्त करते हैं। ये प्रोविजन है ना। यस सर। तो इसलिए कहा गया कि एक निश्चित समयावधि अगर होगा कार्यकाल का, तो इस तरीके के जो विवाद हैं सो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। और तीसरी बात कहा गया इसको लेकर कि हमें ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो एक तो क्या हो, सक्रिय राजनीति से क्या हो, उसका एक निश्चित समयावधि की दूरी हो गया। ठीक है, सक्रिय राजनीति से एक निश्चित समयावधि की दूरी हो गया हो, और दूसरा कि वो संबंधित राज्य की राजनीति से या संबंधित राज्य के निवासी न हो। ठीक है, तो हमने 3 बात कही पद संबंधी विवाद को लेकर। पहला हमने कहा कि समाधान में कि जो है सलाह के रूप में मुख्यमंत्री के सलाह को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि पद का कार्यकाल एक निश्चित समयावधि का होना चाहिए। और तीसरा कि जब हम व्यक्ति के चयन की बात करते हैं राज्यपाल के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, सक्रिय राजनीति से अवकाश की बात करते हैं, और दूसरा संबंधित राज्य की राजनीति से दूरी की बात करते हैं, और निवासी न होने की बात करते हैं। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। जी सर। चलिए, अब दूसरा जो विवाद है वो क्या है, जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, तो विवेकाधीन शक्तियों में को लेकर ही क्या है, इसका विवाद की स्थिति को देखते हैं। और विवेकाधीन शक्तियों को लेकर विवाद क्या है, तो पहला है जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति जन्म लेती, जैसे कि अभी उदाहरण लें तो आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं। महाराष्ट्र में क्या हो, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति थी। ठीक है जी सर, पहले फडणवीस को दिलवा दिया फिर हटा दिया। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। या दूसरा क्या मामला आता है, जब मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी न हो, या फिर
राज्य विधानमंडल में जो मंत्री परिषद है वो अपना विश्वास मत खो दे या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो इस संदर्भ में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां यहाँ पर काम करने लगती। और इस सब में सबसे ज्यादा जो विवाद है वो क्या है, जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है उस समय हमें, या फिर जब अल्पमत में सरकार आती है तो उस समय भी राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध हो जाती। जैसे कि हम बात करें तो बिहार के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं, और बिहार के संदर्भ में देखिए तो जब 2016 में हुआ था ना राजद और जदयू का जो अलग अलग हाँ 2016 सर, में हुआ था 16 के ना। आसपास ही हुआ था, जो आया नीतीश कुमार। जी सर, नीतीश कुमार जो दारू बंद कर दिया था, उसी के ठीक है, फिर बहुत सारा विवाद हुआ। इस समय की स्थिति देखिए तो सबसे बड़ा दल कौन था, राजद था। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ने क्या किया, पुनः नीतीश को सत्कार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। जब वो क्या करते हैं, पद से इस्तीफा देकर पुनः क्या करते हैं, अपनी बहुमत को लेकर राज्यपाल के समक्ष जाते हैं। दूसरा अगर उदाहरण लीजिए तो दूसरा आप कर्नाटक का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पे क्या था, पहले जदयू और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जैसे ही वहां परिस्थितियां अल्पमत में आती हैं पुनः एनडीए को मौका मिल जाता है। तो ये सब क्या है, उसके नियुक्ति राज्यपाल में जो उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं उसको लेकर हम क्या देखते हैं, विवाद की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा संविधान के सत्र आहूत करने के संबंध में भी राज्यपाल की शक्तियां जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आप उदाहरण के रूप में देखिए तो आप राजस्थान की बात कर सकते हैं। राजस्थान में जब सिंधिया और गहलोत के बीच क्या चल रहा था, विवाद की स्थिति चल रही थी, और उस समय जब गहलोत की सरकार ने क्या किया, राज्यपाल से विशेष सत्र आयोजन करने का आग्रह करता है, वैसी परिस्थिति में राज्यपाल क्या करता है, आनाकानी करने लगता है। तो ये सब राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों को लेकर विवाद की स्थिति देखते हैं। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट हुई। हाँ सर। यहां तक के लिए कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर ये जो राज्यपाल के पद के जो देंगे सर, विवादास्पद स्थिति में देंगे, तो इसमें तो एग्जाम्पल तो मस्त होगा सर। हाँ एग्जाम्पल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना आपको, नहीं बता रहा हूँ। हाँ सर, क्या कि बिना एग्जाम्पल का तो क्लेरिफाई तो होगा नहीं सर। हाँ ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि राज्यपाल के जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसका विवाद का कारण क्या। तो हमने पहली बात कहा कि जब राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य न कर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगता है, तो उस परिस्थिति में विवेकाधीन शक्तियों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती। ठीक है, और विशेषकर यह समस्या तब गंभीर हो जाती है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल या गठबंधन की सरकार हो, या दूसरा जब राज्य में गठबंधन की राजनीति चरम पर हो। तो ऐसी परिस्थिति में दल बदल या अवसरवादी राजनीति क्या होती है, अपने चरम पर पहुंच जाती है, और फिर राज्यपाल को अपने विवेकाधीन शक्तियों को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि अगर हम देखें त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में
तो संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पर वो क्या करेगा, एक निश्चित समयावधि के जो उल्लेख की बात है कि आपको 24 घंटे में करना है, 48 घंटे में करना है, 72 घंटे में करना है, 1 महीने में करना है, ये विवेकाधीन शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास। और यहाँ पर आरोप यह लगता है कि राज्यपाल क्या करता है, जो केंद्र के सत्ता में रहने वाले दल हैं और उसका राज्य में अगर बहुमत होने वाला है तो उसको ज्यादा समय देती है, और दूसरा जब विपक्षी सरकार होती है तो उसको कम समय देती है। ठीक है, तो इसको लेकर इसके अलावा विवाद का कारण क्या है, तो हमने कहा कि चूंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, देखिए हमने कहा कि इसमें क्या देखेंगे आप, जैसे बिहार, तो बिहार में मान लीजिए अभी क्या हो, राजद की सरकार बनने शुरू हो गई, एनडीए में फूट पड़ जाए और राजद की सरकार, क्योंकि उसके पास भी समर्थन है, बहुमत के आसपास से बेचारा वो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि राज्यपाल उसको मात्र 48 घंटे का समय देगा कि भाई 2 दिन में तुमको सदन के पटल पर अपनी बहुमत को सिद्ध करना है। वहीं अगर एनडीए की सरकार होती तो उसको क्या करता, उसको कहता कि 10 दिन में सिद्ध करो, 16 दिन, 15 दिन में सिद्ध करो। तो ये परिस्थितियां भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है जी सर, यस सर। तो हमने कहा कि विवाद के कारण में देखिए, तो पहला कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जब वो कार्य करने लगता है, दूसरा क्या है, तो राज्यपाल के पद पर जो नियुक्त व्यक्ति हैं उसकी विचारधारा को लेकर भी हमें कार्यकारण देखना पड़ेगा, और जब वो विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर या किसी कोई नौकरशाह अगर है तो वो किसी दल विशेष या राजनीतिक पार्टी के विशेष के क्या होते हैं, समर्थक होते हैं, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, पक्षपातपूर्ण हो जाती है। जैसे अगर उदाहरण देखिए तो हम कर्नाटक के मामले में देख सकते हैं, या राजस्थान में आप देखे होंगे कि राज्यपाल पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला आया था। जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था उसने किसी दल विशेष के लिए क्या किया था, समर्थन की बात की। ठीक है, तो ये सब क्या है, राज्यपाल के पद संबंधी विवाद है। अब देखिए तो विवाद में आर्टिकल 356 और आर्टिकल 201 का भी उल्लेख आ जाता है। जब आर्टिकल 356 के माध्यम से राज्यपाल क्या करता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को लेकर केंद्र से यह अनुशंसा करता है कि संबंधित राज्य में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। चूंकि जब एक बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो 1 महीने तक उसके संदर्भ में आप कुछ नहीं कर सकते। 1 महीने तक वहां पर केंद्र की सत्ता क्या होगी, क्रियान्वित हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में जब पुनः सरकार बनाने की बातें आती हैं तो सत्ताधारी, केंद्र में जो सत्ताधारी दल हैं वो क्या करते हैं, अपनी पावर और मनी का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त की स्थिति दिखाई देगी आप। ठीक है, और दूसरा मामला हमने कहा कि आर्टिकल 201 को लेकर देखते हैं, जहां पे क्या है, किसी विधेयक को राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेता है।
सुरक्षित रखना तो ठीक है, लेकिन विवाद यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति के पास जब यह मामला जाता है, इस पर राष्ट्रपति के निर्णय को लेकर कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं, और ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल पर यह आरोप लगता है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका के मामले में या विधायन शक्ति में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, और राज्य के विकास को लेकर जो नीतियां और कार्यक्रम हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये क्या था, राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों को लेकर हमने बात की, जिसमें हमने कहा कि जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आती या मुक्त हो जाए, उसका वास्तविक कार्य न हो, या जब खिलाफ विश्वास मत पारित न हो या अविश्वास मत पारित हो जाए, उसको लेकर क्या है, विवाद की स्थिति आपको दिखाई देगी। फिर हमने कहा कि सरकार के गठन को लेकर भी विवाद है कि वहां पर जो अगर किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति है तो वह अपने संबंधित राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति को क्या करेगा, ज्यादा समय देगा, जबकि विरोधी पक्ष को कम समय देता है। तीसरा हमने आर्टिकल 356 को लेकर बातें की, और चौथा आर्टिकल 201 को लेकर बातें की, जहां पर वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? जी सर, स्पष्ट हो गया सर। कोई कंफ्यूजन है तो अभी तक पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? यस या नो तो बोलो यार। नहीं सर। नहीं सर नहीं समझ सर। में अरे आ आप गया लोग, सर सब। जी सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस विवादित मुद्दे को लेकर, विशेषकर विवेकाधीन शक्तियों को लेकर क्या न्यायिक निर्णय है। जब विवेकाधीन शक्तियों को लेकर न्यायिक निर्णय की बात करते हैं, इसमें जो सब संतोष सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, लेफ्ट हो गया है। हेलो संतोष सर, सुन पा रहे हैं मुझे? तो सर लेफ्ट होगा सर। हम्म।
सर वेट कीजिए, आ जाएंगे आ जाएंगे। सर मैसेज में था कि कल से क्लास होती है सर, आज ही क्लास हो गई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर का मैसेज एकाएक आया कि क्लास होगी। सर टेस्ट में इतना भारी क्वेश्चन रहेगा सर, तो 100 छू भी नहीं पाया अभी तक सर। संपूर्ण तैयारी करवाना है, हलवा देने से कुछ नहीं होगा ना। अगर सर वो आपको सहारा में जी अगर सर। आपको हलवा क्वेश्चन दे दिया जाए, रिपीट वाला क्वेश्चन उठा उठा करके पकड़ा दिया जाए, तो फिर आपको ठगने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना। मेरी बात समझ जी रहे हैं ना। सर, दिमाग का सर फ्यूज नहीं, ट्रांसफार्मर उड़ गया था सर। यहाँ पे है कि बहुत सारा तो ठगने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर स्थिति वैसा होगा तो टेस्ट लेना बंद कर देंगे। क्वेश्चन नहीं सर, पढ़े नहीं है ना वो, जितना लुसेंट वगैरह है उसी से पढ़े थे। कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बेहतर उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है ना, एक स्टैंडर्ड देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि है कि आपको संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाए। कंटिन्यू करिए सर, इसके बाद क्लास के बाद हम बात करते हैं इस पे। ओके ठीक है। ओके सर। तो मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। सर। चलिए, तो इसके विवेकाधीन शक्तियों के जो विवाद हैं उसको लेकर जो संवैधान न्यायिक निर्णय आए हैं, उसमें सबसे पहला जो मामला है वो एसआर बम्बईवाद, ठीक है। और एसआर बम्बईवाद जो है वो कहाँ का है? कर्नाटक का मामला है। और यह मामला जो है 1994 का है। और इस निर्णय में न्यायपालिका ने क्या किया, तो आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है इसको लेकर सरकार की, केंद्र सरकार की जो शक्ति है उसको नियंत्रित करने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के बाद से बड़े पैमाने पर क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया गया। और यह राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, विशेषकर गठबंधन की राजनीति में यह परिस्थितियां और विभत्स होने लगी। और इसी के परिणाम स्वरूप एसआर बम्बईवाद में न्यायालय ने आर्टिकल 356 के अनुप्रयोग को लेकर, उसके दुरुपयोग को लेकर क्या किया, अपने विचार व्यक्त किए। और इसमें जो पहली बात कहा इस न्यायिक निर्णय में एसआर बम्बईवाद में, उसमें कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को अगर अपनी बहुमत सिद्ध करनी है तो वो राजभवन में न होकर कहाँ करना होगा, विधान सभा के पटल पर करना होगा। यानी फ्लोर टेस्ट की जो बात करते हैं हम, तो फ्लोर टेस्ट कहाँ होगा, राजभवन में नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा, विधान सभा में होगा, जो उसका क्या है, उचित स्थान है। दूसरी बात जो इसमें कहा गया वो क्या था कि राष्ट्रपति आने से पहले हमें राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का या शक्ति प्रदर्शन का या बहुमत सिद्ध करने का मौका देना चाहिए। तो पहली बात क्या कहा उसने कि हमें राजभवन की जगह विधानसभा के पटल पर फ्लोर टेस्ट या बहुमत सिद्ध करने की बात होनी चाहिए। और दूसरा कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले हमें राज्य सरकार को बहुमत सिद्ध करने का मौका देना चाहिए। ठीक है। दूसरा मामला आता है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, मामला आता है 2006 का। ठीक है। इस रामेश्वर प्रसाद वाद में न्यायालय ने कहा
और इसके संदर्भ में जो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है, और उस समय जब राज्यपाल प्रयोग करता है तो कहा कि यदि विधान किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो स्पष्ट बहुमत या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में हमें क्या करना होगा, तो या तो हमें क्या करना चाहिए, चुनाव से सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो दो तीन बातें इसमें कहा गया कि इस त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जब हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देने की बात होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो सबसे बड़े दल को क्या करेंगे, हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, या सबसे बड़े गठबंधन को हम क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे। और गठबंधन की स्थिति में दो तरह की बातें हो सकती है। पहला कि चुनाव पूर्व गठबंधन की बात होगी या चुनाव पश्चात गठबंधन की बात होगी। जैसे कि हम चुनाव पूर्व गठबंधन की अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं, यूपीए है, एनडीए है, महागठबंधन है, ठीक है। और उसी तरीके से चुनाव पश्चात गठबंधन की अगर बात करें तो इसका जीता जागता उदाहरण है वो 2015 में 2016 में जब एनडीए की सरकार पुनः बनी थी, ठीक है, जहां पे नीतीश और भाजपा मिलकर क्या किए थे, सरकार बनाने का कार्य किए थे, ठीक है ना। तो इसमें हमने कहा कि या तो सबसे बड़े दल को हमें क्या करना चाहिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, या सबसे बड़े गठबंधन को, या फिर चुनाव गठबंधन की दो स्थिति हमने बताई, या तो चुनाव पूर्व का गठबंधन होना चाहिए या चुनाव पश्चात का गठबंधन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि अगर कुछ दल साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से अपील करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं। यहां पर समस्या क्या होती है, तो समस्या होती है विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, ठीक है। आपके पास उदाहरण कहां का है, महाराष्ट्र का, आपके पास उदाहरण कहां का है, राजस्थान का, जहां पर क्या होता है, रिसोर्ट डिप्लोमेसी की बात आप करते हैं, होटल डिप्लोमेसी की बात करते हैं। जहां पर क्या हुआ था, शिवसेना अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर गायब है, उसके बाद जो है नेशनल पीपुल कांग्रेस अपनी विधायकों को लेकर गायब है, कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर गायब है। राजस्थान में वही स्थिति देखते हैं आप, जैसे ही गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या हुआ, विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, कांग्रेस ने अपने विधायकों को लेकर हरियाणा भाग गया, कहां भाग गया। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर विधायकों को खरीद फरोख्त और मंत्री पद का प्रलोभन देकर हम क्या करते हैं। जैसे इसी संदर्भ में देखिए तो लालू जी का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, बिहार में भी हुआ ना सर, वीआईपी साहनी, मुकेश साहनी, वो भी अपना पद को लेके उड़ गया। कब उड़ गया वो सर, यहाँ राजद में बोला हमको नहीं मिलेगा तो वो चला गया इधर एनडीए में चला गया। तो नहीं, तो उसका तो चुनाव पूर्व गठबंधन है, वो चुनाव पूर्व गठबंधन है ना, चुनाव पूर्व नहीं। उसके बाद जो तोड़ने की घटनाएं हो रही थी, जहाँ पे लालू क्या करता था, लालू जी जेल से फोन कर करके या फिर जो चीज मंत्री पद दे देंगे क्या ललन पासवान को सर, ललन पासवान, हाँ। तो ये चीजें क्या, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और यहीं पे राज्यपाल इसको लेकर इशू बना देता है। तीसरा जो मामला है न्यायिक निर्णय में वो नवाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष का मामला है। ये कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का मामला है। यहाँ पर क्या हुआ
कि राज्यपाल के विवेक से संबंधित आर्टिकल 160 उसको सीमित और उसके द्वारा की जाने वाली मानहानि कार्यवाही को क्या करना था, करने की बात। और इस संदर्भ में कहा गया कि आर्टिकल 163 का आप प्रयोग तभी कर सकते हैं जब क्या हो, राज्यपाल के पास पर्याप्त कारण और तर्क उपलब्ध हो और यह सद्भावना के साथ होनी चाहिए, मतलब सबको साथ लेके होनी चाहिए। ठीक है ना। ये क्या थे, राज्यपाल के संबंध में जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसको लेकर जो न्यायिक निर्णय आए थे, उसमें हमने एसआर बम्बई मामला जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने कहा कि कौन सा मामला था, रामेश्वर प्रसाद मामला, और फिर नवाम रेबिया का मामला आया, जहां न्यायालय ने राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसको तार्किक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की और अराजकता की जो स्थिति है उसको सीमित करने का प्रयास किया। बातें स्पष्ट हो गई यहां तक? यस सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो सिफारिशें, विभिन्न समितियां या आयोग की जो सिफारिशें हैं, इसमें पहला जो आया, हम प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया, किसके नेतृत्व में आया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ये सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, सुन तो रहे हैं। जी सर, सुन रहा हूँ। चलिए, नहीं याद है सर। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और इसने कहा था कि राज्यपाल के पद पर हम ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो क्या हो, किसी दल विशेष से जुड़ा हुआ न हो, यानी हमें और राजनीतिक व्यक्तित्व को क्या करना चाहिए, राज्यपाल के पद पे नियुक्त करना चाहिए। दूसरा मामला जो आया वो राजमन्नार समिति का आया। राजमन्नार समिति ने क्या कहा कि हमें आर्टिकल 356 और 357 के को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंबेडकर ने भी कहा था कि आर्टिकल 356 क्या है, एक डेड लेटर है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा भारत की राजनीति में। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कहीं हुआ है तो पंजाब, और पंजाब के बाद बिहार में ही इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो राजमन्नार समिति ने क्या कहा कि हमें आर्टिकल 356 और 357 को ही समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है सरकारिया आयोग, और सरकारिया आयोग ने क्या कहा कि राज्यपाल का जो पद होगा उसे एक स्वतंत्र संवैधानिक पद की बात करता है। ठीक है, और इसे हमें क्या करना होगा, वह क्या होना चाहिए, जो यह स्वतंत्र संवैधानिक पद होगा वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए और न ही उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार के मातहत होना चाहिए। ठीक है, दो बातें कहता है सरकारी आयोग, और वो क्या कहता है कि राज्यपाल के पद को एक स्वतंत्र संवैधानिक पद के रूप में हमें क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, और दूसरा कि हमें इसके जो कार्यकाल है उसको एक तार्किक आयाम देना चाहिए, जो कितना होना चाहिए, 5 वर्ष के आसपास का होना चाहिए। ठीक है,
जहां तक बातें स्पष्ट हुई? हाँ सर। जी सर। तो ये क्या था, राज्यपाल के पद संबंधी या विवेकाधीन शक्ति संबंधी जो विवाद हैं उसको यहाँ पर हमने स्पष्ट किया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? सर नहीं सर। प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था मोरारजी देसाई के टाइम में, तो उसमें कहा था कि राजनीति से कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। और राजनीतिक व्यक्तित्व को हम तभी जो कि हमने पहले क्या बताया कि राजनीतिक व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ कि कोई न कोई राजनीतिक विचारधारा से क्या होगा, वो ग्रसित होगा या उससे अभिप्रेरित होगा या उसको मानने वाला होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो राज्य की राजनीति में क्या करेगा, अपने राजनीतिक विचारधारा के हित और लाभ को ध्यान में रखने की, गुनागणित करने की कोशिश करेगा। और ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल का पद क्या होगा, विवादित होगा। ये होगा ना? यस सर। और जब हम अराजनीतिक व्यक्तित्व को शामिल करेंगे तो वो क्या होगा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करेगा और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेगा, लेकिन वो किसी दल विशेष की राजनीतिक विचारधारा से क्या होगा, प्रेरित नहीं होगा। किसी दल विशेष के लिए कार्य न करके वो संवैधानिक जो प्रावधान है उसी के अनुरूप वो कार्य करेगा। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्या है टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सर विवाद समाधान को लेकर विभिन्न समितियों की अनुशंसा। आयोगों और समितियों का अंश की अनुशंसा। ये तो हो गया ना सर? वर्तमान के कुछ उदाहरण सर। ये तो हो गया ना, वर्तमान के कुछ उदाहरण। ये भी तो हो गया ना। ये भी तो मैंने बता दिया ना। हाँ जी सर। अब भूमिका सर की बात करते हैं। अरुणाचल बिहार की प्रदेश वाला भी राजनीति सब में क्या बताए थे? अरुणाचल प्रदेश में यह मामला आया था कि वहां पे जो अध्यक्ष हैं उसको लेकर विवाद की स्थिति थी कि अध्यक्ष क्या कर रहा है, विधायकों को खरीद, दल परिवर्तन का जब मामला आया वहां पर तो विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर बातें हुई और फिर वहां पर राज्यपाल ने क्या किया, राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी। ठीक है। एक विवाद और स्थिति में देखी गई और वो क्या था कि केंद्र सरकार क्या जो राज्य सरकार को निलंबित रखने की बातें हैं उसको लेकर भी विवाद की स्थिति हम क्या देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला लीजिए, जैसे दिल्ली का मामला लीजिए। यहाँ पर आपने क्या देखा कि सरकार ने क्या किया, विधानसभा को निलंबित कर दिया, उसको बर्खास्त नहीं, बर्खास्त करेगा तभी तो क्या होगा, वहां पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या किया, विधानसभा को निलंबित रखा और इस निलंबित रखने के क्रम में वहां पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा और राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की भूमिका वहां पर क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। बात स्पष्ट हुई? यस सर। जी सर। चलिए अब बताइए कि बिहार के संदर्भ में जब आपको पूछा जाएगा कि राज्यपाल की भूमिका बताइए तो क्या बताएंगे?
बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका बताइए। क्वेश्चन सर यहाँ भी तो बहुत सारी घटना हुई है बिहार मैंने में, जैसे बता दिया। 2005 में बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग कर दिया था रात में। बोलिए, बूटा सिंह वाला मामला क्या था? सर 2005 में जो रात में ही बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग कर दिया था, ये कह के कि राज्य में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और विधायक को खरीद फरोख्त रोकने के लिए किया गया है, भंग किया था उन्होंने। और सर बिहार राज्य में भी जो ठीक है। संवैधानिक प्रमुख जैसे राज्यपाल है, तो केंद्र के एजेंट के रूप में भी लगता है, वैसे ही करते हैं। जबकि 163 जो है देखिए, अनुच्छेद, वो बताता है कि इसको विवेकाधिकार आपको की शक्ति दो प्रदान संदर्भों में होता है। दिखाना पड़ेगा। हाँ, भूमिका को आपको दो संदर्भों में बताना पड़ेगा। जब वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और जब वो केंद्र के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य क्या होंगे? तो वही कार्यकारी शक्तियां होंगी, कार्य होंगे, वही विधायी कार्य होंगे, वही वित्तीय कार्य होंगे। ठीक है, वही न्यायिक कार्य होंगे। और जब केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगेगा तो वहां पर क्या करेगा वो? तो आर्टिकल 356 के प्रयोग की बात करेगा। वो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा। जो विवेकाधीन शक्तियों वाला मामला है, वो चीजें क्या होंगी, इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा? तो बिहार के कुछ उदाहरणों का यहाँ पर अनुप्रयोग कर देंगे। ठीक है। हाँ सर। तो ये बिहार के संदर्भ में, क्योंकि भूमिका तो दो पक्ष होंगे ना, या तो उसकी सकारात्मक भूमिका होगी या नकारात्मक भूमिका होगी। सर तो दोनों लिखना है ना? ठीक है। या हाँ, या इसको इस संदर्भ में भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, एक तो केंद्र की भूमिका के रूप में, या फिर 90 के बाद की जो परिस्थितियां और 90 से पूर्व की जो परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में भी कर सकते हैं कि 90 से पूर्व क्या था? एक दलीय व्यवस्था थी, यानी केंद्र और राज्य में कमोबेश क्या थे? एक ही दल की सरकार थी। तो उस समय जो राज्यपाल की भूमिका थी वो क्या थी? सकारात्मक भूमिका थी, यानी कि वो उस तरीके से विवाद के रूप में सामने नहीं आता। लेकिन 90 के बाद क्या हुआ बिहार की राजनीति में? तो केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकारें क्या होती है? सामने आने लगती। और फिर यहाँ पर जो राज्यपाल की भूमिका होने लगती है वो विवादित होने लगती। बातें स्पष्ट हो गई? प्रीति, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है राज्यपाल के संदर्भ में? कठपुतली सर। अब ये तो बता चुके हैं ना, कठपुतली नहीं, कठपुतली है तो बता, जो राज्यपाल राष्ट्रपति का हमने लिखाया वही चीजें तो यहाँ भी आ जाएंगी ना। ठीक है। जो हमने राष्ट्रपति के बारे में लिखाया कि वो क्या है? रबर स्टाम्प है, वही चीजें यहाँ भी दिखाई देगी। लेकिन इसको दो संदर्भों में दिखाना पड़ेगा। कठपुतली कहने का मतलब क्या है? जब वो
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगता है, न कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में, या जब वो केंद्र तो ऐसी परिस्थिति में हम इसमें विवेकाधीन शक्तियां, उसको यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्पष्ट कर देना होगा। ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है, तो दूसरा हमें करना है कि जब वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है, तब वहां पर वो कठपुतली की भूमिका में आ जाता है। ठीक है ना। यस सर। और कुछ? और कुछ पूछना है राज्यपाल से? नहीं सर। नेक्स्ट बचता है मुख्यमंत्री को लेकर। तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या है क्वेश्चन? तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा है कि उसके नियुक्ति प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं या उसके कार्य एवं शक्तियां और उपलब्धियों के बारे में पूछा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा है। तो जब हम मुख्यमंत्री के नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमें यह बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से केंद्र में हमने क्या किया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, उसी तरीके से हमने राज्य में भी केंद्र संसदीय व्यवस्था को अपनाया और वास्तविक प्रमुख के रूप में हम राज्यपाल को देखते हैं, जबकि कार्यकारी प्रमुख के रूप में हम किसे देखते हैं, मुख्यमंत्री को देखते हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री की स्थिति वही है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। यही बातें होंगी ना। हाँ सर। अब उसके नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर लीजिए। तो हमने कहा कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं, बल्कि क्या है, तो एक विधायक के रूप में हम उसका क्या करेंगे, चयन करेंगे, या एक विधान परिषद के सदस्य के रूप में हम उसका चयन करेंगे। यही करेंगे ना। और फिर हमें क्या होना चाहिए, विधायक दल का नेता होना चाहिए। और इस विधायक दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और इस संदर्भ में क्या कहा गया है, तो सिर्फ आर्टिकल 164 कहता है, और आर्टिकल 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और नियुक्ति की प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो हमने क्या कहा, संसदीय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करता है, राज्यपाल के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न होती है या राज्य की राजनीति में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है, तब वहां पर राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कहा बातें, कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है। हमने फिर कहा कि
राज्यपाल क्या करेगा, तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के नियुक्ति में रूप में बताया कि यदि त्रिशंकु विधान राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हो, विशेषकर सरकार हो, तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। बातें स्पष्ट हुई? हाँ सर। अब आता है उसकी कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में। तो लिख लीजिए मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या क्या देखना है। पहला लिख लीजिए टॉपिक में नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया। दूसरा लिख लीजिए मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो लिखिए इसमें पहला मंत्री परिषद के संदर्भ में उसके क्या कार्य एवं शक्तियां हैं। पहला लिखिए मंत्री परिषद के संदर्भ में। दूसरा लिखिए राज्यपाल के संबंध में, संदर्भ में। राज्यपाल के संदर्भ में उसकी कार्य एवं शक्तियां क्या है। तीसरा लिखिए राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। और चौथा अन्य कार्य एवं शक्तियां, अन्य कार्य एवं शक्तियां। यही डायमेंशन हो सकते हैं ना मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की। बातें स्पष्ट हुई? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। विधान, जब हम मंत्री परिषद के संदर्भ में उसके कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं तो पहले हमने क्या कहा कि वो मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। किससे? राज्यपाल से। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में पहली भूमिका क्या हो गई? मंत्रियों के नियुक्ति के संदर्भ में वो राज्यपाल से अनुशंसा करता है। दूसरा कि मंत्रियों के विभागों और कार्यों के वितरण और फेरबदल करने की शक्ति है उसके पास। परमानंद माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। दूसरा हमने कहा क्या कि मंत्रियों के विभागों और कार्य के निर्धारण और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार। तीसरी बात हमने क्या कहा कि जब मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो उस परिस्थिति में वो मंत्री से क्या करता है? त्यागपत्र देने की बात करता है। या जब वो त्यागपत्र नहीं देता है तब वो राज्यपाल से उसके बर्खास्तगी की अनुशंसा करता है। तीसरी बात देखिए तो वो मंत्री परिषद के बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ठीक है। यानी हेड कौन करेगा मंत्री परिषद में? तो मुख्यमंत्री ही करेगा। फिर वो सभी मंत्रियों और विभागों के संदर्भ में क्या है? तो उसके कार्यों में सहयोग देता है।
उस पर नियंत्रण रखता है और यथासंभव निर्देशन और मार्गदर्शन भी देता है। क्योंकि हमने क्या, मुख्यमंत्री जो है मंत्री पद होता है और इस कारण से नियंत्रण, निर्देशन और मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो अपने आप में क्या होगा, पूरा का पूरा मंत्री परिषद ही क्या होगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मंत्री परिषद के संदर्भ में कार्य हैं, जिसमें हमने क्या कहा की नियुक्ति के संदर्भ में बातें हों या उसके विभागों के वितरण और उसमें परिवर्तन करने की बातें हों, राज्यपाल से किसी मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर या त्याग पत्र को लेकर बातें हों, महत्वपूर्ण फैसलों में मंत्री के चेयरपर्सन की बातें हों, चेयर करने की बातें हों। हाँ दीपाली, सभी के साथ दिक्कत है क्या? नहीं, आवाज तो मिल रही है। जी सर, बैकग्राउंड से सर साउंड आ रही है। क्या क्या हुआ प्रिया? हाँ राज सर, कहते हैं कि अब छोड़ दिया जाए, बैकग्राउंड से ज्यादा साउंड आ रहा है, जैसे बस गूंजने लगा 5 मिनट में हो जाएगा सर, 5 मिनट में हो जाएगा। रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। तो फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाता है ना राज सर 5 मिनट में। कोई नहीं, कल देख लीजिएगा ना, कल फिर से कर दीजिएगा, है ना। रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी सर। नहीं तो ये बैकग्राउंड का तो कैच कर, बैकग्राउंड में तो कल से आएगा। चलिए ओके, कोई बात नहीं।